देखो ये कॉइल है मान लो, और कॉइल देखो ऐसे इस पर लिपटा है, ठीक। तो ये कॉइल का ये एरिया है, कॉइल का ये एरिया है, और कॉइल ऐसे है, इस पर कॉइल इस तरह से लिपटा है चौकोर में, ठीक। अब ये मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ये है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ठीक। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, देखो अब ये इसके अंदर देखो ये एंट्री करेगी, ठीक, ऐसे। अगर हम इसको ऐसे करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे देखो आ रही है, ठीक। और ये इसका सरफेस है, ये इसका सरफेस है, ठीक। और ये उसका एरिया वेक्टर है, देखो क्या है ये इसका एरिया वेक्टर है, ठीक। तो अब देखो, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या है? इधर है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, बात समझ में? तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे एंट्री कर रही है, ऐसे एंट्री करके ऐसे निकल रही है, तो इसका एरिया वेक्टर देखो इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, और इसका एरिया और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, एरिया वेक्टर इसका इधर, दोनों के बीच एंगल कितना बना? 0। दोनों के बीच एरिया एंगल 0, ठीक ना। तो इसको चाहे तो तुम ये कहो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन से ये हुआ, बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और अगर हम ऐसे कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस प्लेन, हाँ, अब इसका प्लेन का इसका डायरेक्शन क्या है? देखो प्लेन ऐसे है, प्लेन ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो पैरेलल हो गया। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर, प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली जो बात ध्यान में रखना, हम एरिया वेक्टर पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एंगल जो दिया रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल दिया रहेगा, है ना। तो देखो ऐसे देखो, ये मान लो ये ऐसे है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, और इसका एरिया वेक्टर देखो ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो दोनों के बीच जो एंगल है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0, तो थीटा इक्वल टू 0, बात समझ में? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जो है जा रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके प्लेन का डायरेक्शन क्या है? ऐसे, इस वाले प्लेन का। तो अब तुम मुझको ये बताओ कि अगर मैं इसको, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये। अब मैं इसको घुमा दूं तो बताओ, तुम बताओ कि पहले, पकड़ो जरा इसको, पकड़ लिए। अब देखो, अभी देखो दोनों का डायरेक्शन एक है, थीटा 0, बात समझ में? अब थोड़ा सा इस बुक को घुमा दो, घूम गया ये, तब एरिया वेक्टर किधर चला गया? इधर, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो वही है, तो अब कितना एंगल बना? दोनों के बीच बनने वाला एंगल थीटा। अब अगर हम ऐसे कर दें तो एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड, तो 90 डिग्री हो गया, बात समझ लो। तो अब देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर B है, मैग्नेटिक फील्ड B, और जिस एरिया से ये बाउंड हो रहा है वो एरिया मान लो A है, बात समझ में? तो अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर मान लो ऐसे,
अब एरिया वेक्टर तो बात समझ में आ गई होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर मान लो इधर, तो दोनों के बीच एंगल क्या? थीटा। तो फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो जितने एरिया से वो बाउंड कर रहा है, जितने एरिया से ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो बाउंड कर रहा है उसका एरिया वेक्टर और प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्या? प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट। बात है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी इधर है, ये इधर है, ठीक। और दोनों का प्रोडक्ट जो है फ्लक्स आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोनों का प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। तो कौन सा प्रोडक्ट स्केलर देता है बताओ? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? स्केलर। तो B डॉट A ये इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू BA cos थीटा, पढ़े हो ना? A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा। तो जहां थीटा क्या है? थीटा एंगल बिटवीन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर एंड B। तो ये BA cos थीटा समझ में आए? अब इसको जो याद रखना है, ठीक। अब इसके बाद देखो अब देखो, अगर हम इस बुक के डायरेक्शन को अगर हम लगातार बदलें, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ऐसे, तो मैक्सिमम फ्लक्स एंट्री करेगा इसके अंदर। इस पोजीशन में है परपेंडिकुलर, तो मैक्सिमम फ्लक्स एंट्री करेगा। देखो यहाँ ये जो रोशनी आ रही है, देखो यहाँ देखो रोक लिया इसने। अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो इतने से रोशनी क्या करती? एंट्री करती। तो अब देखो जैसे जैसे हम इसको कर रहे हैं, देखो एरिया छोटा होता जा रहा है। तो इससे लिंक होने वाला फ्लक्स भी क्या होगा? कम होता जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर, अगर इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया, ऐसे घुमा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो इससे लिंक होने वाला टोटल फ्लक्स 0। तो ये अगर कॉइल है, मान लो ये कॉइल, और इस कॉइल को हम तेजी के साथ घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। तो अभी देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो कम हो रहा है, लिंक होने वाला फ्लक्स 0 हो गया, एंगल 90 डिग्री हो गया। अब फिर देखो धीरे धीरे देखो बढ़ रहा है, बात समझे? मगर अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो निगेटिव में जाएगा। देखो यहाँ देखो, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो इलेक्ट्रिक, इसका एरिया वेक्टर क्या इधर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अगर हम इसको घुमा दें तब एरिया वेक्टर किधर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? तो एंगल कितना बना? 180। और cos 180 कितना? माइनस। अब वो माइनस में निगेटिव जाएगा। जब ये ऐसे था तो कितना था? दोनों के बीच एंगल 0, तो cos 0 1, तो मैक्सिमम हुआ। cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब cos की मैक्सिमम होगी। तो cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो उस केस में ये वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अगर हम इसको घुमा के ऐसे कर दें तो एंगल 180 हो जाएगा दोनों के बीच, तो ये 180 माइनस 1 हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस में मैक्सिमम हो जाएगी। बात समझ में आई? तो अब उसके बाद देखो, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब देखो यहाँ इसको हम लगातार इसको चेंज कर रहे हैं। लगातार हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो देखो मान लो ये मान लो थीटा है, और इसकी जो स्पीड है घूमने की, गोलाई में ऐसे घूम रहा है, इसकी एंगुलर स्पीड मान लो क्या? ओमेगा है। क्या है?
ओमेगा। तो टी टाइम में ये कितनी दूरी तय करेगा? ओमेगा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ओमेगा टी। ओमेगा टी। और ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही है थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना ये। तो थीटा जहां आएगा वहां हम क्या रख देंगे? ओमेगा टी। अब याद है ये v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी आए थे ना। तो अब ठीक है, चलो फाइव इक्वल टू कितना आ गया? फाइव इक्वल टू थीटा है थीटा। हाँ फाइव इक्वल टू बी ए cos ओमेगा टी cos थीटा। तो फाइव इक्वल टू बी ए cos ओमेगा टी। तुम लोग काम करो, इंटरेस्ट इसमें है क्या? है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। तो अब देखो, अब एक चीज और जान लो कि अगर किसी कॉइल को किसी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए जिसका मैग्नेटिक फील्ड लगातार बदल रहा हो, तो उस कॉइल में इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा, ये इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा। पता है ये बात? अगर यहाँ पर एक मैग्नेट है और एक यहाँ पर कॉइल है या कोई भी एक छल्ला है, ठीक, अगर हम इसको दूर करें नज़दीक करें, ऐसे ऐसे करें, तो दूर करेंगे तो इंटी होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स घट जाएगा, और नज़दीक जैसे जैसे करेंगे इसके अंदर इंटी होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो अगर किसी छल्ले के अंदर, किसी रिंग के अंदर या किसी कॉइल के अंदर इंटी करने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार अगर बदल रहा है, तो वो उस बदलने का क्या करेगा? अपोज करेगा। कॉइल हमेशा क्या करता है? उसके बदलने का, अपने अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसका वो अपोज करेगा। बात समझ में? तो उसके अंदर इंड्यूस करंट क्या होगा? पैदा हो जाएगा। इंड्यूस करंट कैसे पैदा हो जाएगा? क्योंकि उसके दोनों सिरों पर इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, और जब दोनों को जब जोड़ देंगे तो इंड्यूस करंट पैदा होने लगेगा। बात समझ में? तो जो इंड्यूस करंट जो पैदा हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बात समझ में? तो ये मान लो अगर ये एक छल्ला है और इसको वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जिसका ये मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बात समझ में? मान लो ये मैग्नेट है ऐसे, तो मैग्नेट ही को तुम ऐसे घुमा दो ऐसे, तो चेंज होगा कि नहीं? यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा ऐसे तो घुमाओगे तो यहाँ देखो मिनिमम हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, एरिया कम हो गया, यहाँ देखो मैक्सिमम हो गया। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स अगर जो है डी टी टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई चेंज हो रहा है, तो डी फाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो निगेटिव ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ के निगेटिव होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ईएमएफ के निगेटिव होता है, ठीक। तो या तुम इसको जो है लिख सकते हो कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये एक राउंड में अगर वो छल्ला ये एक चक्कर है तो इतना ईएमएफ उसमें क्या होगा? बनेगा। कितना ईएमएफ बनेगा? इतना ई एक चक्कर में। बात समझ में? एक चक्कर में इतना बन रहा है ईएमएफ। अगर एन चक्कर हो, टू में जो है इसका, अगर ये दो फेरे हो, टू टर्न, इसका डबल एन टर्न हो तो नंबर ऑफ टर्न ऑफ रिंग बी एन, देन E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा। इसका दिन भर फोन आता रहता है अलीगढ़ से। तो ये क्या हो गया बोलो? माइनस एन डी फाई। ये ईएमएफ हो गया, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, ये ईएमएफ हो गया। हो गया? अब देखो यहाँ, तो ईएमएफ
प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ईएमएफ प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज ऑफ ईएमएफ इन कॉइल है ना, ईएमएफ प्रोड्यूस इन कॉइल ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो माइनस एन और फाई की जगह क्या रखेंगे, बी ए कॉस माइनस एन डी फाई अपन डी टी, डी फाई की जगह बी ए और डी फाई की जगह क्या रखें, बी ए कॉस डी बी बी ए कॉस ओमेगा थीटा, थीटा के जगह क्या लिखते हैं, ओमेगा टी बाई डी टी। डी टी, ठीक है। E इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, माइनस एन, अब इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, तो निकल जाएगा। तो क्रॉस का डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन माइनस बी ए ना, बी ए तो निकल जाएगा, माइनस बी ए को, बी ए बाहर कर हाँ चलो माइनस भी कर लें, माइनस बी ए साइन साइन ओमेगा टी ओमेगा टी। अपॉन अब इसके बाद फिर इसका भी करेंगे, अपॉन ओमेगा, नहीं अपान नहीं, ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई होगा, समझे ना, ओमेगा इसका करेंगे और फिर इसका करेंगे, अब वो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तब अपान आएगा ओमेगा, और उस ओमेगा से ये कट जाएगा तो वही चीज आ जाएगी, ठीक है, बोलो समझ में आएंगे। तो ये अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस एन एन ओमेगा बी ए प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये बात समझ में आई। तो अब देखो यहाँ पे ये हो गया, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जीरो नहीं, जीरो नहीं। 90 जब ये 90 हो, मतलब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन ओमेगा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, यहाँ ओमेगा लिख लें, साइन ओमेगा टी। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम इसको पुट कर दें यहाँ, तो ई क्या होगा, एन बी ए ओमेगा, अरे बोलो ना, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू इसकी पुट करेंगे तो ई मैक्सिमम आएगा, तो उसको ई नॉट लिखेंगे, है ना, तो ई नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, वेयर ई नॉट इज मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है, वही जो तुम ई लिख रहे हो उसमें वी नॉट लिख रहे हो, तो इसके जगह क्या पुट कर दिया जाए, ई नॉट, तो ई इक्वल टू कितना आ गया, ई नॉट साइन ओमेगा, है ना, ये नॉट साइन, तो ये आ गया। सिमिलरली आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा,
आई की वैल्यू क्या होती है, बी इक्वल टू आई आर। हाँ तो आई इक्वल टू बी अपॉन आर। अब दोनों तरफ अगर तुम आर से डिवाइड कर दो इसके रेजिस्टेंस, कॉइल का जो रेजिस्टेंस है बस में, तो उसमें इंडक्टेंस भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। तो उसका जो जेड है, जेड से अगर तुम दोनों तरफ अगर तुम डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ये आई बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये आई नॉट बन जाएगा साइन ओमेगा टी। बात समझ में? जी हैं? तो पास करो।